अगली सुबह वांगजी अपने टाइम पर ही उठ गया और फ्रेश होकर तैयार हो गया। जब वो अपने रूम से बाहर निकला, उसने देखा सभी लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, शायद किसी बात की तैयारी कर रहे हैं। जब उसने ये बात किसी से पूछी तो उसे पता चला कि ये सब वापस गुसू जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके वापस आने तक उसका खुद का सामान भी तैयार था और अब सभी नाव में बैठकर वापस गुसू के लिए निकले थे। सब लोग बड़े चुप थे। उनकी चुप्पी तोड़ते हुए न्योहेसंग बोला, ब्रदर चेंग, मुझे युनमिंग आकर यहाँ घूमकर बहुत मज़ा आया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। चेंग ने कहा, हाँ, क्योंकि समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। होइसंग ने मुंह बनाया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आया, यहाँ हर तरफ लोटस क्यों है? चंगशा ने कहा, ने होइसंग, कर दी ना बेवकूफ़ वाली बात। युनमिंग चियांग से लोटस के लिए जाना जाता है, वो ऐसे थोड़े ही। युनमिंग में बहुत सारे लोटस की पैदावार होती है, अलग अलग प्रकार के। इन लोगों के खाने से लेकर हर चीज़ में लोटस का इस्तेमाल होते हैं। न सिर्फ ये खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनसे बनी वस्तुएं बाहर भी बेचा करते हैं, वांगजी ने बताया। ओह, ऐसा क्या? न्योहेसंग ने कहा। अब समझे, जंगशा आंखें रोल करता हुआ बोला। वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए गुसू तक पहुंच गए। गुसू के गेट पर मास्टर लान सभी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई थी। अब मास्टर लान ने सबका स्वागत किया, सबको अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए उनके छात्रों से कहा। ये पूरा दिन तो बस सफ़र में ही निकल गया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर बाकी सभी एक साथ मिले। वांगजी को देखकर वी फुशान, लान सिचुन दोनों भी बड़े खुश हुए। ब्रेकफास्ट करके सभी बड़े शादी की तैयारी करने लगे। सबके जाने के बाद वी फुशान वांगजी को खींचकर जिंगशी में ले गया। अंदर पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाज़ा लॉक कर दिया और तुरंत ही उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहे। फिर वीइंग ने वांगजी से अलग होकर पाउट करते हुए कहा, वांगजी, पता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ मेरे साथ क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ। अब वीइंग वांगजी को डिटेल में सब कुछ बताने लगा। उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, फिर फ्रेश होकर नाश्ते पर जाना पड़ता था। अगर वो लेट हो जाए तो उसे पनिशमेंट मिलती थी, 200 बार रूल्स कॉपी करने की। इतना क्या कम था, पनिशमेंट ख़त्म करते ही उसे जाकर क्लास लेनी पड़ती थी, पहले खुद की, फिर अपने छात्रों की, फिर शॉर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इतना सब होते होते रात हो गई। फिर उसे नाइट पेट्रोलिंग भी करनी पड़ी। ये सब चीज़ें करते करते ना वो ब्रेकफास्ट कर पाया, ना लंच कर पाया, ना ही डिनर। काम के सिलसिले में अगले दिन वो सही टाउन गया, जहाँ पर उसने बस डम्पलिंग्स खाए थे, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। लगता है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उस बुढ़े लान का हाथ था। वीइंग वांगजी से छोटे बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। वांगजी वैसे तो वो शियान को संभाल रहा था, पर मन ही मन कह रहा था, युनमिंग में इतनी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, उसके लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त था। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वांगजी ने आगे भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वीइंग ने खुद ही अपने आंसू पोंछ दिए। फिर साइड होकर वांगजी के हाथ में हाथ देते हुए बोला, वांगजी, इन 2 दिनों में मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता और आगे मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जानता हूँ हम दोनों की शादी हो रही है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी लांझा? अचानक के इस सवाल से वांगजी तो शॉक्ड हो गया। वैसे तो उसे जब युनमिंग में पता चला था कि उन दोनों की शादी हो रही है, उसके दिल में भी ये ख्याल आया था कि वो तो वीइंग से प्यार करता है, पर पता नहीं वीइंग उससे शादी करना चाहता है या नहीं। पर आज उसे जवाब भी मिल गया और खुद वीइंग उससे पूछ रहा है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। वांगजी ने तुरंत शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। वांगजी को ऐसे देखकर वीइंग तो चौंक गया, फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे उसने वांगजी को गले से लगा लिया और तुरंत उसे उठा लिया, उसे गोल घुमाने लगा। वांगजी भी आज बहुत खुश था। उसे ये फील हो रहा था कि ये सब प्यार है। दोनों ने साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताए। फिर वो लंच करने के लिए चले गए, पर उन्हें साथ आते हुए मैडम यू ने देख लिया और वो गुस्से में बोली, तुम दोनों को एक साथ रहने के लिए किसने कहा है? वीइंग ने डरकर तुरंत वांगजी का हाथ छोड़ दिया। तभी चियांग फेंगमिया ने कहा, यू, तुम ये क्या बोल रही हो? मैडम यू ने कहा, क्या आपको पता नहीं, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते।
और यहाँ देखो, ये दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। तभी मैडम यू चिल्लाई, वुशियान तुरंत अपने कमरे में जाओ। वुशियान इस बात से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत वहाँ से भाग गया और सभी लोग ये देखकर कंफ्यूज हो गए। मैडम यू ने तो वुशियान पर चिल्लाया था, वांगची क्यों भाग गया? तभी सीचन ने कहा, शायद वांगची चाहता होगा कि मास्टर भी आराम से यहाँ सभी के साथ बैठकर बातें करे, खाना खाए, इसलिए वांगची यहाँ से चला गया होगा। आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वांगजी ने भी थोड़ी सी राहत की सांस ली। तभी वांगजी मुस्कुराते हुए बोला, मैडम यू ठीक कह रही है, मुझे लगता है मुझे भी अपने कमरे में ही रहना चाहिए। कहते हुए वो तुरंत वहाँ से चला गया। रात को वांगजी के डिनर करने के बाद वो थोड़ा खुद को शांत करने के लिए रूम से बाहर आ गया और टहलते हुए वांगजी अपने मन में सोचने लगा, आखिर मैडम जिया क्यों इतना विंग पर हर वक्त नाराज़ रहती है? आखिर क्यों वो विंग से सही से बात नहीं करती? वो विंग को पसंद क्यों नहीं करती? आखिर वो हर वक्त विंग से नफरत क्यों करती रहती है? क्या उन्हें विंग पसंद नहीं? क्या वो विंग से नफरत करती है? लेकिन अगर वो विंग से नफरत करती तो उसे कब का युनमेंग से निकाल देती और गुस्सू पड़ने के लिए भी नहीं भेजती, और ना ही उसकी शादी पे इस तरीके से धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाती। ये सब सोचते हुए वांगजी चलता जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने अंकल के रूम के बाहर पहुंच गया है। वहां से गुजरते वक्त उसने अपने अंकल की आवाज़ आई, साथ ही जियांग फेमियांग की भी। वांगजी सोचने लगा, इस वक्त अंकल के रूम में क्लान लीडर जियांग और मैडम जियांग क्या कर रहे हैं? वांगजी अब थोड़ा और करीब गया और ध्यान से सब कुछ सुनने लगा। जियांग फेमिया मैडम यू से पूछ रहे थे, यू, तुम वी वुशियान से इतना नफरत क्यों करती हो? तभी मास्टर लान ने भी यही पूछा। तो मैडम यू कहने लगी, आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे नफरत करती हूँ या उसे पसंद नहीं करती? तो जियांग फेमिया ने पूछा, पर तुम बचपन से उसके साथ इतनी सख्त क्यों रही हो? मैडम यू ने कहा, क्लान लीडर, क्या आप नहीं जानते विंग कितना नटखट है? अगर मैं उसे नहीं मारती तो क्या वो किसी से डरता? आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यह सब उसकी भलाई के लिए करती थी, ताकि आगे चलकर कोई ये ना कहे कि हमने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, ना ही उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो हमेशा लड़कियों के बीच में रहता है। अगर मैं उसके साथ सख्त नहीं होती तो वो उन्हीं में घुल मिल कर रह जाता। फिर सभी हम पर उंगलियां उठाते कि हमने अपने अडॉप्टेड सन को अच्छी परवरिश नहीं दी। और हाँ मास्टर लान, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसे इस तरह से ट्रीट करो कि वो हमारे टुकड़ों पर पलने वाला बस एक लड़का है। वो हमारा बेटा है और मैं चाहती हूँ तुम उसे पूरे सम्मान के साथ अपनाओ। चिरेन ने कहा, जानता हूँ वो थोड़ा सा नटखट है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। मैडम यू ने कहा, मास्टर लान, आप वादा कीजिए आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। अगर वो गलती भी करेगा तो आप उसे समझाएंगे। आप चाहो तो उसके साथ सख्त भी रह सकते हो, पर हाँ उसकी तरफ से मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मास्टर लाल ने कहा, हम सभी अब एक परिवार बनने वाले हैं और पहले से ही दोस्त हैं, और दोस्ती में माफ़ी नहीं मांगी जाती। वांगजी बाहर से ये सब बातें सुन रहा था। वो भी स्माइल करने लगा, फिर वापस आकर अपने गेस्ट रूम के बेड पर लेट गया और सोचने लगा, विंग, कल हमारी शादी है, उसके बाद हम एक हो जाएंगे। ये सोचते ही वांगजी तो अपने शादी के सपने सजाने लगा। दूसरी तरफ विंग भी यही सोच रहा था, लांचा, कल हमारी शादी है और मैं अभी से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। फिर उसे दोपहर की बात याद आने लगी जब वो वांगजी का हाथ छोड़कर भागा था। वो कहने लगा, माफ़ करना लांछा, मैं ऐसे अचानक से निकल आया और आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, पर आगे से मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वांगशी और वी की शादी होने वाली थी। सुबह सुबह सभी लोग अपने काम में जुट गए थे। हर तरफ धूम मची हुई थी। आज पूरा गुस्सू रेड कलर से सजा हुआ था, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। इस बात पर फेंगमियाल चिरेन को सराहते हुए बोले, मास्टर लान, आपने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ये सब सजावट बहुत ही बेहतरीन है। लान चिरेन ने कहा, हाँ, ये शादी इनकी किस्मत है, पर हम क्यों ना खुशियाँ मनाएं? दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं, इसलिए हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई। वैसे भी ये शादी हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी फिंगमियान ने कहा, हाँ, भविष्य के लिए तो हम सबको तैयार रहना होगा। तभी लांसीचेन उनके पास आते हुए बोले, अंकल, गेस्ट आने लगे हैं, आपको वहाँ चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं, चिरेंग ने कहा। यांग फिंगमिया और लांचरेन वहाँ से चले गए।
लान सिचन ने कहा, मैं वांगजी को देख कर आता हूँ। तभी वो पीछे मुड़ा और किसी से टकराया। वो आदमी गिरने ही वाला था। लान सिचन ने उसे संभाला और कहा, माफ़ कीजिए। पर वो जिससे टकराया था उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस सिचन को देखता ही रह गया और यही हाल सिचन का भी था। फिर वो गला साफ करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिंग भी शर्माते हुए बोला, कोई नहीं, आपकी भी गलती नहीं थी, मेरी भी इतनी ही बराबर की गलती थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो आप माफ़ी मत मांगिए। लान सिचन और मिंग वैसे ही खड़े थे, शर्मा रहे थे, ना आगे बढ़ रहे थे, ना कुछ कह रहे थे, ना ही वहाँ से जा रहे थे। और उन दोनों को इस तरह से कोई और भी देख रहा था। ऑब्वियसली ये होइसांग। उन दोनों को ऐसे देख देख कर जब होइसांग बोर हो गया, उसने कहा, ब्रदर याओ, सेओजन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सांग की बात सुनकर मिंग और लान सिचन दोनों भी हड़बड़ा गए। लान सिचन ने तुरंत वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहा, मैं वांगजी के पास जा रहा हूँ। लान सिचन तो वहाँ से भाग गए और मिंग भी भागने ही वाला था, पर होइसंग थोड़े ही उसे ऐसे जाने देता। उसने तुरंत याओ का हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, ये सब यहाँ चल क्या रहा है? कहीं आप लान सिचन को पसंद तो नहीं करने लगे? मिंग की तो हालत ख़राब हो गई। उसे लग रहा था ये धरती फट जाए और मुझे अपने में संभाल ले। पर मिंग ने तुरंत अपने आप पर काबू कर लिया और कहा, राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर मिंग भी वहाँ से चला गया। तो होइसांग ने कहा, लगता है गुसू से दूसरी शादी का इनविटेशन भी जल्द ही आएगा। होइसांग भी वहाँ से जाने ही वाला था। तभी उसने देखा वेनिंग और जंगशा कहीं जा रहे हैं। तो वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, वो भी मेरे बिना? तो वेनिंग उसे देखकर शर्माते हुए बोला, हम विभूषण को देखने जा रहे हैं कि वो तैयार हुआ या नहीं। होइसांग ने कहा, मैं भी तो उसे देखना चाहता हूँ, चलो चलते हैं। होइसांग ने ये कह तो दिया, पर उसे पता था ये दोनों शेर की गुफा में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर विभूषण नहीं, हांगुनजुन है। माना कि वो कुछ कर नहीं सकता, फिर भी शेर तो शेर है, और इन दोनों को उस शेर से बचाने के लिए उसे भी तो उनके साथ जाना पड़ेगा, और फिर असली वाले विभूषण के पास भी तो जाना पड़ेगा। चलो, सब कुछ न्यू होइसांग को ही संभालना पड़ेगा। मेरे बिना इन सब का क्या होगा, सोचते हुए होइसांग उनके साथ साथ चलने लगा। जब वो सब वांगजी के पास पहुँचे तो हुईसांग ने कहा, ब्रदर वी, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपके ये रोब्स आप पर बहुत ही ज़्यादा खिल रहे हैं। हुईसांग विभूषण की तारीफ कर रहा था, उसे क्यूट कह रहा था। ये देखकर जंगशा आंखें रोल करता हुआ बोला, बेवकूफ़, वो बॉटम नहीं टॉप है, मेरा भाई हैंडसम लग रहा है। हुईसांग ने कहा, जंगशा, तुम्हें कैसे पता कि ब्रदर भी टॉप ही होंगे, वो बॉटम भी हो सकते हैं? जंगशा ने कहा, मेरा भाई उस लान वांगजी से बड़ा है, इसलिए वही टॉप बनेगा। जंगशा और होइसांग आपस में लड़ने लगे, इस बात को पूरी तरह से भूल गए कि वहाँ पर बाकी के लोग भी हैं जो उन्हें सुन रहे हैं, जैसे कि खुद हांग वंशुन और वेन निंग। ये क्या कम था, जो थोड़ी ही देर बाद जियांग यानली और लान सिचेन, मिंग याओ, ये तीनों भी वहाँ पर आ गए और दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर पहले तो शॉक्ड हो गए, फिर सभी इतने ज़्यादा शर्माने लगे कि एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। इसमें से सबसे ज़्यादा खराब हालत वांगजी की थी, उसने तो नज़रें तक नहीं उठाई। तभी यानली आगे आई और जंगशा को डांटते हुए बोली, आचेंग, बोलने से पहले सोचा तो करो, अपने आसपास का ख्याल करो कि तुम कहाँ खड़े हो और किस बात पर बात कर रहे हो। यानली के कान खींचने पर जंगशा ने कहा, शीशी, प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। यानली ने कहा, अच्छे से दर्द होने दो, ताकि दोबारा तुम ऐसे बकवास ना करो। अब जंगशा ने कहा, ठीक है सीजे, मान गया, आगे से मैं ख्याल रखूँगा, प्लीज़ कान छोड़ दो। तब यानली ने स्माइल करते हुए उसका कान छोड़ दिया। और इस बात पर लान सिचन हंसते हुए बोले, मैं वांगजी को देख कर आता हूँ, वो तैयार हुआ या नहीं। देर बाद अब लान सिचन जिंगशी के बाहर पहुँच गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए, अंदर से आवाज़ आई। लान सिचन ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही फिर से बंद कर दिया। उन्होंने देखा विंग रोब्स के साथ झगड़ रहा है, उसे वो रोब्स ठीक से पहनना नहीं आ रहा था। विंग अब भी उन बहुत सारे परतों वाले रोब से लड़ते हुए कह रहा था, सेऊजुन, मदद कीजिए, इन वेडिंग रोब्स को पहनना इतना मुश्किल क्यों होता है?
अब लांसी चैन मुस्कुराकर आगे बढ़े और विंग को रोब्स पहनाने में मदद की। फिर जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया तो वो विंग को देखते हुए बोले, मास्टर वी, आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर विंग ने कहा, जेऊजुन, आप तो मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो। आपके भाई के साथ मेरी शादी हो रही है। शादी के बाद मेरे पास चीज़ें भी नहीं होंगी, तो क्या आप मुझे आशियान नहीं बुला सकते? तो लांसीचन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब से मैं आपको आशियान ही कहकर बुलाऊंगा। विंग मुस्कुरा दिया। तभी फिर से एक बार झिंगची के दरवाजे पर नॉक हुआ। वहाँ पर एक लांडे डिसेबल आया था, जिसने आते ही जेऊजुन को प्रणाम करते हुए कहा, मास्टर लान ने आप दोनों को वेडिंग वेन्यू में बुलाया है। शादी का समय हो गया है। फिर वो दोबारा प्रणाम करके वहाँ से चला गया। अब जेऊजुन ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, आशियान, मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करते हो। फिर भी एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। विंग ने भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और अब दोनों भी वेडिंग वेन्यू की तरफ जाने लगे। जब दोनों एंसेस्टर हॉल पहुंचे, लांसीचर ने विंग का हाथ छोड़ दिया और विंग लान चिरेन के बगल में जाकर खड़ा हुआ। फिर यानली वांगजी को लेकर आगे आई और उसने विंग के हाथों में वांगजी का हाथ थमाया। फिर बोली, हंगवनजुन, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। यानली को इतने करीब देखकर विंग मुस्कुराया, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। यानली भी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अब दोनों ग्रूम्स ने पहले धरती और हेवन को वो किया, फिर अपने एंसेस्टर को और फिर एक दूसरे को। साथ ही ये प्रॉमिस भी किया कि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। सभी लोग खुश भी थे और इमोशनल भी, जो सच्चाई जानते थे वो भी और जो नहीं जानते थे वो भी। खासकर लान चिरेन, उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो मन ही मन कह रहे थे, ब्रदर, आज आप बहुत खुश होंगे। मैंने आपके बेटे को सही हाथों में सौंपा है। वो मास्टर वी के साथ बहुत खुश रहेगा। साथ ही लांचरेन को एक और व्यक्ति की याद आ गई और वो बुदबुदाए, मास्टर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने सब कुछ वैसे ही कर दिया। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जब लांचरेन ने विंग और वांगजी को उस गुफा के बाहर बेहोश पाया तो उन्होंने उन दोनों को वापस लाकर उनका पूरा पूरा इलाज किया, पर इतने से लांचरेन को सुकून नहीं मिला। उन्होंने तुरंत जियांग फेमियान को बुलावा भेजा। बुलावा मिलते ही जियांग फेमियान तुरंत लांचरेन से मिलने आ गए और आते ही ये कहने लगे कि अगर विंग की तरफ से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर चिरेन ने कहा, मास्टर जियांग, बात वो नहीं है। मैं वी वुशान और लान वांगजी को लेकर आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। लांचरेन को इतना गंभीर देखकर जियांग फेमिया भी शांत हो गए। अब लांचरेन कहने लगे, फेंगमियान, वैसे तो हम दोनों दोस्त थे, पर जिम्मेदारियों के आगे हमने अपनी दोस्ती भुला दी। तुम्हें याद है ना, वो गुफा, उस गुफा में मास्टर के अलावा और कोई नहीं जा सका। फेंगमिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, उस गुफा को मास्टर ने ही बंद कर दिया था ताकि बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा पाए। लांचरेन ने कहा, बिल्कुल सही, पर आज मुझे वांगजी और वूशियान उस गुफा के बाहर बेहोश मिले और मुझे शक है कि वो ज़रूर अंदर ही गए होंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उस रूम में एक तेज़ रोशनी हुई और उस रोशनी से एक लेडी निकल कर आई। उस लेडी ने कहा, चिरेन, तुम सही कह रहे हो। वो दोनों गुफा के अंदर गए और उन दोनों को अंदर मैंने ही बुलाया था। और हाँ, चिंता मत करो, वो दोनों ठीक है और अब वक्त आ गया है कि हमें भविष्य के लिए प्रयास करने होंगे। अब तुम दोनों को वांगजी और वी फुशियान की शादी करानी है। क्या? मास्टर लान और जियांग फेंगमिया एक साथ बोले। तो उस लेडी ने कहा, हाँ, अब वांगजी अपनी उम्र के सही पड़ाव पर है। अब उसे नई शक्तियाँ मिलने वाली है, पर वो इतनी भी आसान नहीं। उन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए उसे अपने सोलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके असली सोलमेट की, और वो वुशियान है। लान चिरेन, वांगजी बाकी सब बातों में तो बहुत अच्छा है, पर उसने एक कल्टीवेटर होने के सारे गुण नहीं हैं। वो अभी भी अपने फीलिंग्स को नहीं समझता, ना ही उन्हें काबू कर सकता है, तो उसे फीलिंग्स समझाने के लिए उसके सोलमेट की ज़रूरत है, जो वी वुशियान है, जो उसकी इस काम में मदद करेगा। लांचरे ने कहा, पर वो तो बिल्कुल अलग है, इन दोनों की जोड़ी हो ही नहीं सकती। तो उस लेडी ने कहा, जानती हूँ,
पर तुम्हें ये बनानी पड़ेगी। वो दोनों एक होंगे, फिर दोबारा उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और हाँ, इनका मिलना ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिले तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। अब वो लेडी लान चिरेन और जियांग फेमियांग को कुछ और बातें बताती है, तो चिरेन तुरंत वो करते हुए कहता है, मास्टर ऐसा नहीं होगा। वांगजी के बालिक होते ही मैं उसकी शादी वी वुशियान से करा दूंगा। तो उस लेडी ने कहा, नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, वांगजी के 18वें जन्मदिन से पहले ही, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दोनों को शादी के बाद बहुत सारे काम करने हैं, खासकर उनको अपनी विद्याओं को सीखना है, अपनी शक्तियों पर काबू करना है, अपने अस्त्रों पर काबू करना है। तुम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन दोनों की शादी करवा दो। साथ ही उनके अभ्यास पर भी ध्यान दो, वरना ना तो वांगजी और वुशियान बच पाएंगे, ना ही कोई और कल्टीवेटर। ये कहते हुए वो लेडी गायब हो गई। अब जब वांगजी और विविशान की शादी हो चुकी थी, तो लांचरेन का एक बोझ कम हो गया था। उन्हें बस आगे की तैयारियां करनी थी। इन दोनों के अभ्यास की शादी संपन्न होते ही अब बाकी के रीति रिवाज में सभी लोग जुट गए, जैसे कि चाय पिलाना और फिर बाकी सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना।